जय हिंद। आज हम 12th के हिंदी अर्धनारीश्वर जिसका चौथा अध्याय है, कक्षा 12 की हिंदी दिगंत भाग 2 जो है ना, इसका चौथा अध्याय। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका 3 लेसन तक बता दिए थे, 3 नंबर तक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बता चुके थे, ठीक ना। आज हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, 4 नंबर से अंत ही कर देंगे इसका, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं कि क्या कहा गया क्वेश्चन में। कहता प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। क्वेश्चन का बोल है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। देखिए, तो प्रवृत्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें पुरुष अपने पत्नी के साथ आनंद से गुजर बसर करता है, प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। और निवृत्ति मार्ग, इस मार्ग पर चलने वाले पुरुष नारी का त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात निवृत्ति मार्गी जीवन का सुख और वैभव का त्याग कर देते हैं। तो कहता प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो प्रवृत्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें पुरुष अपने स्त्री के साथ, अपने नारी के साथ, अपनी पत्नी के साथ आनंद से गुजर बसर करता है, उसके साथ साथ रहता है, ठीक ना, उसके सुख दुख में साथ देता है, वो प्रवृत्ति मार्ग है, ठीक ना। वो अपने पत्नी के साथ हमेशा रहता है, ये प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। लेकिन निवृत्ति मार्ग क्या है। तो निवृत्ति मार्ग पर चलने वाला पुरुष नारी का त्याग कर देते हैं, अपने पत्नी से दूर हो जाते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, ठीक ना, और कहीं दूसरे जगह जा कर के संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और स्त्री से अपना क्या करते हैं, संबंध हटा लेते हैं, और घर परिवार से भी उन्होंने अपना क्या कर लेते हैं, संबंध हटा लेते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और निवृत्ति मार्गी सुख जीवन, सुख वैभव को क्या करते हैं, सारा सुख वैभव को वह त्याग देते हैं, बल्कि भगवान के भजन में वह लीन हो जाते हैं। तो यही है निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग में पत्नी के साथ परिवार के साथ आनंद से गुजर बसर करेंगे, और निवृत्ति मार्ग में पत्नी का त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। लेखक के इस कथन से आप क्या सहमत है। लेखक के इस कथन से आप सहमत है, अपना पक्ष रखें। कहता है कि यदि संधि की वार्ता, मतलब संधि मतलब जोड़, मिलन, अगर एक दूसरे से हम क्या करेंगे, मतलब संधि की वार्ता अगर कुंती और गांधारी के बीच क्या होता, संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो ये बहुत संभव था, हद तक प्रयास ये रहता कि महाभारत नहीं होता। क्या नहीं होता, महाभारत नहीं होता। तो लेखक के इस कथन से आप क्या सहमत है, अपना पक्ष रखें। हाँ, तो कहता है यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद महाभारत ना होता, क्योंकि उन दोनों को अपनी पति और बेटे की जान की चिंता रहती, वे दोनों किसी भी हालत में खून बहने न देती, क्योंकि हम जानते हैं कि नारी स्वभाव से कोमल होती है। कहता है यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। अगर मतलब मेल मिलाप इसके बीच हुआ होता, कुंती और गांधारी के बीच से चलिए मेल मिलाप कर लेते हैं, तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता, ठीक है। तो कहता इसके बारे में आप क्या पक्ष रखते हैं। तो यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत नहीं मचता, क्योंकि उन दोनों को अपने पति और बेटे की जान की चिंता रहती, न वो अपने बेटे की जान, अपने बेटे की खून बहने देती, और न इधर से कुंती और न ही गांधारी अपने पति और बेटे की जान की मतलब खून बहने देते, बल्कि दोनों को उसके जीवन की चिंता रहती से एक दूसरे को क्या क्षति ना पहुँचे, एक दूसरे मतलब एक आपस में लड़े नहीं, ठीक ना। लेकिन हम तो जानते हैं कि स्त्री यानी नारी स्वभाव से क्या होती है, कोमल होती है, क्योंकि माँ स्त्री ही माँ होती है, और माँ क्या होती है, स्वभाव से कोमल होती है, तो किसी भी हालत में ये मतलब युद्ध होने नहीं देते। इस कहानी का यही अर्थ है, ठीक ना, इस क्वेश्चन का यही सही उत्तर है। उसके बाद कहता है स्वप्रसंग व्याख्या करें, मतलब सही व्याख्या कीजिए कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। कहता है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। देखिए, ये पुरुष प्रधान समाज है। कहता है प्रत्येक पत्नी जो है ना अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से एक लता अपने वृक्ष को देखती है। जब तक वृक्ष नहीं होकर रहेगा तब तक वृक्ष में पत्ता नहीं हो सकता। तो पत्ता का जीवन आधारित है किस पे, वृक्ष पे। अगर वृक्ष ही नहीं है तो पत्ता कहाँ से। तो ये कहता और कि
पत्नी अपने पति पे ही निर्भर है, उसका सारा जीवन पति पर ही निर्भर है, वो जो कहेंगे वही करेगी। तो वही कहता है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से एक लता अपने वृक्ष को देखती है। इसका अर्थ उत्तर बताइए। तो प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक कहानी अर्धनारीश्वर से लिया गया है। कहता है ये जो कहानी है ये हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा अर्धनारीश्वर कहानी से क्या किया गया है, ये लिया गया है। फिर कहता है लेखक के अनुसार हमारे पुरुष प्रधान समाज में आज जिस प्रकार पुरुष का वर्चस्व है और उसका कार्य क्षेत्र विशाल है, उसकी अपेक्षा स्त्री की कार्य क्षेत्र संकीर्ण है और उसका जीवन पति पर निर्भर रहता है। अर्थात जिस प्रकार लता का जीवन वृक्ष पर निर्भर है, उसी प्रकार प्रत्येक पत्नी का जीवन अपने पति पर निर्भर रहता है। कहता है प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है और ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है। और लेखक कहते हैं ये हमारे जो पुरुष प्रधान समाज है, आज पुरुष प्रधान समाज में जिस प्रकार पुरुष का वर्चस्व है और उसका कार्य क्षेत्र क्या है, बहुत ही विशाल है, उसके अपेक्षा स्त्री का कार्य क्षेत्र क्या है, बिल्कुल छोटा है, संकीर्ण है। स्त्री का कार्य क्षेत्र क्या है, बहुत ही संकीर्ण है और उसका सारा जीवन अपने पति पर ही निर्भर रहता है। सारा जीवन कहाँ किस पर निर्भर रहता है, पति पर निर्भर रहता है। जिस प्रकार एक लता का जीवन अपने वृक्ष पर निर्भर रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पत्नी की जीवन अपने पति पर निर्भर रहता है। ठीक ना। इस कहानी का यही उत्तर हुआ कि लेखक के अनुसार हमारे पुरुष प्रधान समाज में आज जिस प्रकार पुरुषों का वर्चस्व है और उसका कार्य क्षेत्र विशाल है, उसकी अपेक्षा स्त्री की कार्य क्षेत्र संकीर्ण है और उसका जीवन पति पर निर्भर रहता है। अर्थात जिस प्रकार लता का जीवन वृक्ष पर निर्भर है, उसी प्रकार प्रत्येक पत्नी का जीवन अपने पति पर ही निर्भर रहता है। अगर पति है तो सब कुछ है, पति नहीं है तो स्त्री के जीवन में कुछ नहीं है। उसका मतलब उसको देखने वाला, मानने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। उसका सारा कुछ सब कुछ क्या है, पति ही है। अपने नैहर में जब रहती है स्त्री तो वो अपने उसका सारा जीवन का भार उठाता है उसका पिताजी, और जब वो पिताजी के बाद वो अपने नए ससुराल आ जाती है तो उसके सारा जीवन का दायित्व बन जाता है, किसके ऊपर चला जाता है, निर्भर हो जाता है तो पति के ऊपर। जो भी कुछ करेंगे वह पति ही करेंगे, उसके अनुसार ही ये चलते। अगर ये नहीं चलेगी तो उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, अपमान किया जाएगा, इसको बहुत उत्प्रेरण दिया जाएगा। ठीक ना। तो इसलिए प्रत्येक पत्नी अपने पति पर ही, उस पत्नी का जीवन अपने पति पर ही निर्भर रहता है। धन्यवाद। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 7 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं 7 के ख का जो सप्रसंग व्याख्या था। तो ख का देखते हैं क्या कहता है। ख में कहता है कि जिस पुरुष में नारी तत्व नहीं वह अपूर्ण है, कैसे। कहता है जिस पुरुष में नारी तत्व नहीं वह अपूर्ण है, कैसे। ठीक ना। तो उत्तर में दिया गया प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक कहानी अर्धनारीश्वर से अवतरित है। लेखक के इसके अनुसार प्रत्येक पुरुष में नारी का गुण एवं प्रत्येक स्त्री में पुरुष का गुण मौजूद रहता है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अर्थात जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं रहता है वह पुरुष अपूर्ण है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है, कैसे। इसका जो है स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो लेखक कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये लिखा गया कहानी और अर्धनारीश्वर के माध्यम से लिया गया है। और इसमें कहता है कि लेखक के अनुसार लेखक का कहना है कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वह पुरुष अपूर्ण है और जिस स्त्री में पुरुष का गुण नहीं है वह स्त्री भी क्या है, अपूर्ण है। तो मतलब तो लेखक के अनुसार कहना है कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह पुरुष क्या है, अपूर्ण है, और जिस स्त्री में पुरुष का गुण नहीं है वह स्त्री क्या है, अपूर्ण है, और एक दूसरे के बिना दोनों क्या है, अपूर्ण है। मतलब नारी के बिना पुरुष और पुरुष के गुण के बिना नारी, नारी के गुण के बिना पुरुष और पुरुष के गुण के बिना नारी, दोनों क्या है, अपूर्ण है। अर्थात जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वह पुरुष क्या है, अपूर्ण है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित शीर्षक कहानी अर्धनारीश्वर से अवतरित है। लेखक के अनुसार प्रत्येक पुरुष में नारी का गुण एवं प्रत्येक स्त्री में पुरुष का गुण मौजूद रहता है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अर्थात जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं रहता है वह पुरुष क्या है, अपूर्ण है। तो लेखक का कहना है कि स्त्री और पुरुष में दोनों का गुण क्या रहता है, स्त्री में पुरुष का और पुरुष में स्त्री का गुण मौजूद रहता है, और जब तक इसमें गुण नहीं होगा वह क्या होगा, पुरुष में स्त्री का गुण और स्त्री में
पुरुष का गुण नहीं रहेगा तो दोनों क्या है, अपूर्ण है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का, कि कहता है जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? कहता है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह स्त्री का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? बताइए। हाँ, तो कहते जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, क्योंकि पुरुष और नारी के कर्म क्षेत्र में कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। कार्य के आधार पर पुरुष एवं नारी के बीच बंटवारा नहीं होनी चाहिए। कहता है जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, क्योंकि पुरुष और नारी के कर्म क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है। पुरुष और नारी के कर्म क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है, और काम के आधार पर पुरुष और नारी के कर्म क्षेत्र में बंटवारा नहीं होना चाहिए। कर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर पुरुष एवं नारी के बीच बंटवारा नहीं होनी चाहिए। आज देखिए प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, कहीं भी मतलब स्त्री जितना पुरुष का भागीदारी है उतना स्त्री का भी भागीदारी, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, जहाँ भी हम देखेंगे वहाँ स्त्री भी, महिला भी, लड़की भी क्या करती है, अपना बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रही है, आगे से बढ़ चढ़ के काम कर रही है। तो हम कहीं मतलब नहीं कह सकते स्त्री कम है या पुरुष कम है, दोनों बराबर है। मतलब दोनों क्या है, कर्म के आधार पर दोनों कार्य क्षेत्र के अनुसार क्या है दोनों बराबर है। लेकिन पुरुष मानता नहीं है, पुरुष समझता है ये मेरा कार्य क्षेत्र है और ये स्त्री का कार्य क्षेत्र है, ठीक ना। तो लेकिन कार्य के आधार पर स्त्री और पुरुष में बंटवारा नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगला है कि ये कहानी, अगला लास्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का सारांश लिखे, कि इस कहानी का पूरा बिल्कुल निचोड़ क्या है, सारांश क्या है, कहानी क्यों लिखा गया है। तो ये कहानी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है और शिव और पार्वती के कल्पित रूप का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें लेखक शिव और पार्वती के कल्पित रूप के वर्णन करने के साथ साथ पुरुष और स्त्री दोनों के क्या किया, पुरुष और स्त्री के बीच में जो विभाजन रेखा है उसका भी उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। सदियों से इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को क्या किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, दबाया गया है। पुरुष प्रधान समाज में सदियों से, आज से प्राचीन समय से ही स्त्रियों क्या किया गया है, नीचे दिखाया गया है, नीचे दबा करके रखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भी हर एक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि एक लता अपने वृक्ष को देखती है। तो ये देख लेते हैं क्या कहता है कि दिनकर जी अर्धनारीश्वर के माध्यम से शिव और पार्वती के कल्पित रूपों का वर्णन किए हैं, एवं साथ ही पुरुष और स्त्री के बीच जो विभाजन रेखा है उसका भी वर्णन किया है। सदियों से पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का दमन किया गया है, तो पर भी हर एक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से एक लता अपने वृक्ष को देखती है। अतः यह स्पष्ट है कि आज भी स्त्री के जीवन पुरुष पर निर्भर है। लेखक इस समस्या का विरोध करते हैं और स्त्री जाति से कहता है कि स्त्रियों को भी स्वावलंबन होनी चाहिए ताकि वे भी इज्जत से जी सके। रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि स्त्री और पुरुष का जो विभाजन रेखा है, ये विभाजन रेखा नहीं होना चाहिए। ये जो समस्या है, ये समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक पत्नी अपने पति पर निर्भर रहता है जिस प्रकार एक लता अपने वृक्ष पर निर्भर रहता है। और यह स्पष्ट है कि आज भी स्त्री की जीवन अपने पति पर ही निर्भर है। यह स्पष्ट है कि आज भी स्त्री की जीवन अपने पति पर ही क्या है, निर्भर है। और लेखक इस समस्या का विरोध करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी की जीवन पति पर ही निर्भर हो। वह भी मतलब इज्जत से जी सकती है, वह भी अलग क्षेत्र में कार्य कर सकती है, ठीक है। उसको भी कार्य करने की छुटकारा मतलब आज़ादी दिया जाए, उसको बांध करके नहीं रखा जैसे मतलब आप घर में रहिए हम बाहर काम करेंगे, ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कहता है उसका समस्या का विरोध करते हैं और कहता है लेखक कि स्त्री को भी स्वावलंबन होनी चाहिए, आत्मनिर्भर होनी चाहिए, और ताकि वह क्या कर सके, इज्जत से जी सके। ये नहीं से पति है तभी हम है, पति के बिना मेरा जीवन क्या है, अधूरा। ये नहीं है से पति लाएंगे तभी हम क्या करेंगे, घर चलाएंगे, जीवित रहेंगे, नहीं। आप भी कर सकते हैं। स्त्री को भी इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी अर्धनारीश्वर भी आज क्या हो गया, चौथा अध्याय भी समाप्त हुआ। अगला वीडियो में क्या किया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है 5वां चैप्टर उस क्लियर करवाया जाएगा। ये चैप्टर आज क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट दबा के कीजिए। आगे वीडियो में आप लोगों को अगला चैप्टर